जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो फॉरेस्टर के हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी, जनरल साइंस का पोर्शन हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने पहला टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट विद हेल्प ऑफ एमसीक्यूज कवर करा था। आज हम मोशन को स्टार्ट करेंगे। मोशन वन डायमेंशन और मोशन टू डायमेंशन को हम कवर करेंगे। मीन्स ये आपका टॉपिक काइनेमैटिक्स में आता है जहां पर हम मोशन वगैरह डिस्कस करते हैं। मोशन रेस्ट क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है जिसको मोशन या स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है जो प्लेन का मोशन होता है। तो ये सारा हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं मोशन होता है क्या। तो पहले हमें मोशन के बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कब बोलते हो कोई चीज मोशन में है? मोशन मतलब वो मूव कर रही है, ठीक है। देखो दो चीजें होती है, मोशन और रेस्ट, इनका डिफरेंस पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ही आपको लेक्चर जो है समझ आएगा। मोशन क्या होता है, किसी भी बॉडी को हम बोलेंगे कि वो मोशन में है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है ना, पोजीशन चेंज करेगा। पोजीशन किसके रेफरेंस में चेंज करेगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ पोजीशन चेंज होगी। फॉर एग्जांपल 10 बजे वो ऑब्जेक्ट किसी एक जगह पे था और 11 बजे किसी दूसरी जगह में चला गया, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं उसने अपनी पोजीशन को चेंज करा, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, मतलब कोई ऐसा पॉइंट होगा ना जिससे हम देख रहे होंगे कि वहां से वो क्या उसके पहले पास था। फॉर एग्जांपल आपने कोई रेफरेंस पॉइंट ले लिया, एक चेयर उसके पास पड़ी हुई थी, पहले आपका एक फोन उसके बिल्कुल पास पड़ा हुआ था, फिर थोड़ी देर का वो फोन थोड़ा आगे चला गया, किसी ने उसको आगे कर दिया, इसका मतलब उस फोन की पोजीशन जो है वो चेंज हुई ना विद रिस्पेक्ट टू चेयर। तो वो चेयर इज द रेफरेंस पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को हम तब बोलेंगे कि वो मोशन कर रहा है, वो मूव हुआ है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट एंड विद टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी चीज की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल एक फोन है, चेयर को मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया, चेयर के पास फोन पड़ा हुआ है, पहले भी वहीं था, थोड़ी देर के बाद भी वहीं था, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो वो किस में है? रेस्ट में है, ठीक है। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बट रेफरेंस पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के थ्रू पढ़ाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी बैठा हूँ अर्थ के ऊपर, ठीक है, ये हमारी अर्थ आ गई। अर्थ के ऊपर मैं बैठा हूँ कहीं पर, मान लो चेयर के ऊपर बैठा हूँ ना, यहाँ पर एक चेयर लगा के मैं उसके ऊपर बैठा हूँ, ठीक है, अर्थ पे। अगर मैं कहाँ पर हूँ, अगर आपको मैं पूछूं क्या मैं रेस्ट में हूँ या मोशन पे हूँ, तो आप बोलोगे सर आप रेस्ट पे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि अर्थ है, अर्थ के ऊपर आप चेयर पे बैठे हुए हो, तो आप रेस्ट वाली पोजीशन में हो। बट आप कहाँ से देख रहे हो? अर्थ से देख रहे हो ना। आप अर्थ से देख रहे हो तो मुझे रेस्ट में कंसिडर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सूर्य देवता पे ले जाता हूँ, आप सन से मुझे देख रहे हो। आप अगर आप मुझे सन से देख रहे हो तो आपको पता है सन के आगे पीछे अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट सन ले रहे हो तो अगर अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो भाई उसमें बैठा हुआ मैं भी तो रिवॉल्व कर रहा हूं। इसका मतलब इस केस में मेरी क्या होगी? इस केस में मैं मोशन में होऊंगा। तो यहां पर डिपेंड करता है कि आपका रेफरेंस क्या। अगर आप यहां पर रेफरेंस अर्थ ले रहे हो तो मैं रेस्ट में हूं आपके लिए, बट अगर आप रेफरेंस सन ले रहे हो तो मैं रेस्ट में नहीं हूं, मैं किस में हूं? मोशन में हूं। तो रेफरेंस पॉइंट की बहुत इंपॉर्टेंस है, यही चीज मुझे आपको समझानी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज डैश इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन एंड इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब वन डायमेंशन में, जैसे फॉर एग्जांपल इसी एक्सिस के अलोंग जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, या इधर जाएगा इधर जाएगा। तो जब भी एक सिंपलेस्ट तरह का मोशन और जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में होता है उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे एक रेक्टिलिनियर मोशन होता है, कर्वीलिनियर मोशन होता है, सर्कुलर रोटेटरी मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो बेसिकली पूछा कि कौन सा सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है जो एक स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्लेन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन, या नन ऑफ दिस। देखो अब इस क्वेश्चन को करना कैसे होता है। प्लेन मोशन बेसिकली होता है टू डायमेंशन मोशन, ये तो स्ट्रेट लाइन में है ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब वन डायमेंशन, वन डायमेंशन मतलब सिर्फ आप इसी एक्सिस में जा रहे हो, ऐसे ही मूव कर रहे हो ना। जब आप सिर्फ ऐसे ही मूव कर रहे हो दैट इज नोन है वन डायमेंशन। बट जब आप ऐसे भी मूव कर रहे हो और ऐसे भी मूव कर रहे हो तो ये आ गया टू डायमेंशन मोशन, ठीक है। तो जैसे हमारे ये कंप्यूटर, ये फोन की जो स्क्रीन है ना आपकी, तो ये क्या है? टू डायमेंशन, इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। तो अगर आप ऊपर नीचे जा रहे हो दैट इज नोन एज टू डायमेंशन मोशन। बट अगर आप स्ट्रेट लाइन में ही मूव करें दैट इज वन डायमेंशन मोशन। तो प्लेन मोशन तो पहली बार टू डायमेंशन मोशन होता है। रेक्टिलिनियर मोशन इस क्वेश्चन का आंसर है। रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन होता है जो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन को ही ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, ऑल्दो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट उतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है। तो रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन दोनों ही स्ट्रेट लाइन मोशन होते हैं, ये पॉइंट आपने याद रखना है। प्लेन मोशन को क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। कर्वीलिनियर मोशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल जब भी आप कर्व के अलॉन्ग, मतलब आप किसी भी कर्व, एक सर्कुलर तरह का, ठीक है, कर्व मतलब फॉर एग्जांपल ये आप कर्व की फॉर्म में मूव कर रहे हो ना, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। अगर आप कर्व पे मूव कर रहे हो, जब भी आप कर्व पे मूव करते हो दैट इज नोन एज कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। तो ये आपने, इसकी एग्जांपल ये आगे, फॉर एग्जांपल सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर भी तो एक तरह की कर्व की फॉर्म में ही है ना। अगर आप सर्कल पे मूव कर रहे हो तो ये भी एक तरह का कर्वीलिनियर मोशन है। और एक होता है रोटेटरी मोशन। अब आप बोलोगे सर सर्कुलर और रोटेटरी में क्या फर्क है? देखो थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है।
सर्कुलर मोशन में पूरी की पूरी बॉडी ही सर्कल पे घूमती है, और रोटेटरी मोशन में पूरी बॉडी सर्कल पे घूमे वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट उसके पार्टिकल जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में घूम रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये पूरी बॉडी है ना, अगर ये पूरी बॉडी सर्कल पे नहीं घूमेगी रोटेटरी मोशन, बट इसके पार्टिकल्स जो है वो क्या करेंगे, वो सर्कल पे घूम रहे होंगे। अगर ऐसा हो तो रोटेटरी मोशन, अगर पूरे की पूरी बॉडी ही सर्कल पे घूम रही हो तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन किसकी टाइप्स हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ कर्वीलिनियर मोशन। ठीक है, इसके साथ आपने ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन भी सुना होगा ना। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, एक आप झूले में बैठे हो, वो ऊपर टू एंड फ्रो जाता है ना, दैट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेशन टू एंड फ्रो मोशन होता है, वाइब्रेशन का थोड़ा एम्पलीट्यूड कम होता है, ऑल्दो ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के मोशंस मैंने आपको समझा दिया, आपने पहले भी पढ़े होंगे। तो क्या है मोशन, क्या होता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, उसको बोलते हैं वो मोशन में है। प्लेन मोशन टू डायमेंशन होता है, रेक्टिलिनियर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ होता है मोशन, इसको ट्रांसलेटरी भी बोलते हैं, ऑल्दो स्मॉल डिफरेंस एग्जिस्ट। कर्वीलिनियर मोशन अलोंग द कर्व होता है, इसको हम सर्कुलर रोटेटरी में डिवाइड कर देते हैं ना। तो सर्कुलर में पूरी बॉडी ही ऐसा सर्कल में घूमते हैं, और रोटेटरी में उसके पार्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट वो सर्कल पे घूमते हैं। ऑसिलेटरी टू एंड फोर मोशन, वाइब्रेटरी भी वही होता है, बट वाइब्रेटरी में एम्पलीट्यूड कम होता है। ठीक है, ये चीजें आई होप आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज द, अब बताना है हमें डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, रिलेटिव क्वांटिटी है, डिपेंडेंट क्वांटिटी है। पहले तो आप बताओ मुझे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, पहले तो ये डिफरेंस देख लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। देखो सिंपल वे में अगर मैं बोलूं, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें डायरेक्शन की कोई स्टडी करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जिसमें डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट नहीं होता, दैट आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपका मास लेता हूं, आपका मास अगर 60 kg है, तो क्या मैं आपके मास की डायरेक्शन बता रहा हूं कि नॉर्थ की तरफ 60 kg है या वेस्ट की तरफ 60 kg, ऐसा नहीं होता है। तो जब भी आप किसी चीज की डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हो, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर। सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने वाली क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनका डायरेक्शन भी बताना इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी, जब भी हम बात करते हैं ना किसी चीज की वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में अगर हम बोल रहे हैं ना 50 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, तो हम डायरेक्शन भी बताएंगे अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो स्पीड और वेलोसिटी में यही मेन फर्क है। स्पीड जो है बेसिकली वो सिर्फ मैग्नीट्यूड, अगर मैं बोल रहा हूँ ना 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है तो वो ठीक है, क्योंकि वो स्पीड है, उसमें डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, तो मैं गलत हूँ, क्योंकि मैंने उसकी डायरेक्शन नहीं बताई। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन बताना इज इंपॉर्टेंट। तो वो क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन बताना इज इंपॉर्टेंट, दैट आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। जिनमें डायरेक्शन का बताना इज नहीं इंपॉर्टेंट, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाता है, दैट आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब पूछा डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहां पर मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। देखो पहली बात, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, देखो दोनों सेम ही चीजें बट डिफरेंस भी वो होता है। देखो क्या है कि दोनों बेसिकली पाथ को ही रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना यहां से जाना है, इस पॉइंट में ना ए से बी में जाना है। ठीक है, ये मेरा होम है और ये मेरा मान लेते हैं ऑफिस है। ठीक है, मैंने यहां से यहां पर जाना है। अब देखो, अब मैं जाऊंगा तो मैं सपोज करो अपना बाइक लेके जा रहा हूं, तो ये तो नहीं है ना कि डायरेक्टली यहां से यहां पर पूरा रास्ता होगा, रास्ते में मोड़ वोड़ भी तो आने हैं। तो बेसिकली मैं इस तरह से घूम के जाऊंगा ना, ऐसे ऐसे करके, जैसा भी पाथ होगा मैं यहां पर पहुंचूंगा। दैट इज नोन एज डिस्टेंस। ये जो एक्चुअल पाथ मैंने ट्रेवल करा ना अपने घर से लेके अपने ऑफिस तक, इसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या आप डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि पहले मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था ना, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन, फिर मैं ईस्ट की तरफ हो गया, फिर मैं साउथ ईस्ट की तरफ हो गया, तो मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डिस्टेंस के केस में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। देखो मैं जो चीजें समझा रहा हूं ध्यान से सुनो, एग्जाम में आपको पूछ सकता है डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आपको पूछ सकता है क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टेंस बेसिकली होता है एक्चुअल पाथ ट्रैवल, जो आपने एक्चुअली में पाथ ट्रैवल करा। मैंने घर से ऑफिस जाने के जो एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया, दैट इज डिस्टेंस। अगर मैंने पाथ ट्रैवल किया है तो वो कुछ ना कुछ होगा, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और अगर आपने मूव किया तो डिस्टेंस जीरो भी नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस में याद रखना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, वो बताऊंगा जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या, एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल किया आपने अपने घर से ऑफिस में जाने के, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बट अगर मैं क्या करूं, मैं ऐसे ना जाके मैं क्या करूं, सीधा फ्लाइट लेके यहां से होम से ऑफिस चला जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ बन जाएगा। तो वो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है ना बिटवीन, है दोनों पाथ हैं, बट डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो बिटवीन टू पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, इसकी डायरेक्शन बता सकते हो ना यार, ये देखो ये ईस्ट वाली तरफ जा रहा है, तो इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां से कंसेप्ट आता है। ठीक है,
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से होम से गया ऑफिस, ऑफिस से वापस होम आ गया, तो मैंने बेसिकली क्या शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल किया, कुछ भी नहीं किया। शॉर्ट बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो मेरा इनिशियल पॉइंट भी घर था और फाइनल पॉइंट भी घर आ गया, तो मैंने कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं ना ट्रैवल किया, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं इस तरफ गया, अब मैं इस तरफ चला जाता हूँ, इस तरफ चला जाता हूं, तो मतलब डायरेक्शन का कंसेप्ट है यहाँ पे, तो डायरेक्शन तो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप ईस्ट को पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हो तो वेस्ट को नेगेटिव लोगे, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो एग्जाम में आपको यही पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो सर बिल्कुल हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, हो सकता है। डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड, velocity is defined as dash per time। velocity क्या है बेसिकली, डिस्टेंस पर टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, पॉवर पर टाइम या एक्सेलरेशन पर टाइम। देखो हमने पढ़ लिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अगर मुझे स्पीड निकालनी हो ना, स्पीड के केस में मैं क्या करता हूं, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देता हूं, डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड। और अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो मैं क्या कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी। अब मुझे बताओ स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर होगी क्योंकि डिस्टेंस से बन रही है तो स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से बन रही है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी के केस में इसलिए डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेलोसिटी क्या है बेसिकली, डैश पर टाइम, डिस्टेंस पर टाइम, डिस्प्लेसमेंट, पावर या एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन पता क्या होता है, ये जो वेलोसिटी आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। इनके यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यूनिट मेजर में बताया, डिस्टेंस क्या है, लेंथ, पाथ। पाथ को किस में लेते हो, मीटर में, तो मीटर बाय सेकंड। तो स्पीड के यूनिट मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी के भी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तो पाथ ही है तो मीटर ही आएगा, मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन के यूनिट क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी के आगे मीटर पर सेकंड, टाइम के आगे सेकंड, तो एक्सेलरेशन के यूनिट आगे मीटर पर सेकंड्स के। ये मैंने आपने लास्ट लेक्चर में आपको ये चीजें ऑलरेडी बताई हुई है, तो मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक तो बहुत इजी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ भाई, डायरेक्शन नहीं लेनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। देखो वेलोसिटी बेसिकली दो चीजों से बनी है, किन दो चीजों से बनी है, एक तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड में यही फर्क है कि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी में डायरेक्शन आ जाती है। तो जब स्पीड में हम डायरेक्शन कंसेप्ट मिला लेते हैं तो वेलोसिटी बन जाता है। तो वो पूछा कि वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, मतलब डायरेक्शन छोड़ के वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन छोड़ के वेलोसिटी तो स्पीड ही है ना। एवरेज वेलोसिटी है, स्पीड है, एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वो स्पीड ही होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड ही होता है, क्योंकि देखो ना वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन भी है और प्लस स्पीड भी है। तो अगर आप डायरेक्शन को छोड़ रहे हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हो, तो वो स्पीड ही है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो स्पीड ही होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली ये एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, ये बेसिकली टाइप्स हैं, ठीक है। एवरेज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जाना है जम्मू टू श्रीनगर, जम्मू टू श्रीनगर में जा रहा हूँ, अगर मेरे को सपोज करो 6 घंटे लगते हैं, अगर मैं पहले घंटे में चल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल पहले घंटे में चल रहा हूँ मैं 80 किलोमीटर, दूसरे घंटे में चल रहा हूँ 60 किलोमीटर, फिर चल रहा हूँ 80 किलोमीटर, फिर चल रहा हूँ 90 किलोमीटर। तो अगर मैं क्या करूँगा, ये सारे का एवरेज लेना चाहता हूँ, तो मैं इन सबको ऐड करूँगा, डिवाइड कर लूँगा 4 घंटे, 4 घंटे, तो इनको ये मेरा क्या आ जाएगा, जो स्पीड आएगी दैट इज एवरेज स्पीड। मतलब आपने टोटल डिस्टेंस ले लिया सबको ऐड करके और टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दिया, दैट इज नोन एवरेज स्पीड। बट फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, क्रॉस करा बनिहाल, तो बनिहाल क्रॉस करते वक्त मैंने आपको देखा, आपकी तब जो स्पीड थी दैट इज नोन इंस्टेंटेनियस स्पीड। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब आप किसी चीज को देखते हो, उसकी जो स्पीड या वेलोसिटी होती है दैट इज नोन इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जब अगर आप कंप्लीट जो आपकी जर्नी है उसका एवरेज ले लेते हो दैट इज नोन एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, द स्लोप ऑफ पोजिशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, एक तरफ पोजीशन ले लो ग्राफ में, एक तरफ टाइम ले लो, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या नन ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ लगाया हुआ, तो ये आपकी पोजीशन है, फॉर एग्जांपल आपकी ये 0 है,
आपकी पोजीशन थी 10, पोजीशन 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर पे खड़े थे, फिर 30 मीटर, 40, 50। यहाँ पर आप टाइम ले रहे हो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है। अब बोल रहा है कि ये पोजीशन टाइम जो आपका ग्राफ है इसका स्लोप क्या बताता है। स्लोप पता है क्या होता है, बेसिकली स्लोप होता है डिफरेंशिएशन। अब आप बोलोगे सर डिफरेंशिएशन कहाँ से, कुछ नहीं है। स्लोप में हम क्या लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, मतलब इसके साथ ये कैसे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसकी पहले पोजीशन थी यहाँ पे मान लेते हैं 20, फिर चला गया 30, ठीक है, और जब 20 था तो टाइम कितना था 2, और जब 30 था तो टाइम कितना था 3। तो अगर मुझे इसका स्लोप निकालना, मैं पता क्या करूंगा, इसकी पोजीशन का डिफरेंस लो, देखो कितना डिफरेंस आ गया 30 माइनस 20, और टाइम का डिफरेंस ले लो, टाइम का डिफरेंस कितना है 3 माइनस 2, तो बेसिकली ये कितना आ गया 10/1, तो ये 10 नहीं आ गया, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी क्या निकल गई, बेसिकली वेलोसिटी निकल गई। क्या निकल गई, वेलोसिटी निकल गई। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, बेसिकली स्लोप मतलब क्या होता है, चेंज इन जो न्यूमिनेटर में है उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर का चेंज। तो मतलब जो भी आपकी ग्राफ में चीजें है ना, यहां पर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है आपको, वेलोसिटी। तो अगर आपको एग्जाम में पूछे पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या प्रोवाइड करता है, तो वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसी तरह अगर सपोज करो पोजीशन की जगह यहां पर वेलोसिटी होता, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है। यार सिंपल है, देखो ना यार, यहाँ पे वेलोसिटी क्या था फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ही है, तो बेसिकली वेलोसिटी पोजीशन बाय टाइम जो है वो क्या देगा, वेलोसिटी ही देगा। इसी तरह एक्सेलरेशन कौन देगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर मैं वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ले रहा हूँ और उसका मैं रेट ऑफ चेंज ले रहा हूं, तो वो क्या देगा मुझे, वो मुझे एक्सेलरेशन देगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन, और जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप क्या देता है, वो वेलोसिटी देता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। एक इसी तरह का और क्वेश्चन देखेंगे, वो भी क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो अभी बताया आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, ये तो करेक्ट है। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो क्या बताता है, वो बताता है डिस्प्लेसमेंट। ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, करेक्ट स्टेटमेंट है। देखो अगर वेलोसिटी बाय टाइम का एक ग्राफ बना हुआ है, उसका जो स्लोप है ना, स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन, स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन, और एरिया बताता है डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूंगा ना, वो एरिया जो ट्रेस होगा दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। थर्ड कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का है, एक्सेलरेटेड मोशन है बट यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे ट्रेवल हो रहा है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में जो हमारा अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे वो ओरिजिन से पास होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। मैं अभी आपको ना ग्राफ से बता रहा हूं, ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो ये आपका एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। पहली बात वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर मैं इसका स्लोप ले लेता हूं, 8 - 4 डिवाइडेड बाय 2 - 1, ये क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। जो इसका एरिया आएगा, ये पूरा जो एरिया आ रहा है ना बीच में इस ग्राफ में, ये पूरा जो एरिया आएगा, अगर मैं इस एरिया को कैलकुलेट करता हूँ, ये पूरा एरिया अगर ये मैं एरिया कैलकुलेट करता हूँ, ये मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। तीसरी चीज, ये एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। क्यों, देखो यहाँ पर पहले 0 है, 4 है, 8 है, 12 है, 16, देखो ना सेम है, वेलोसिटी सेम रह रही है, सेम चेंज हो रही है, 4 4 4 4 चेंज हो रही है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन, तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा एक्सेलरेटेड, तो जो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा। ये देखो ओरिजिन से पास हो रहा है ना, ये ओरिजिन को टच कर रहा है, ओरिजिन को पास हो रहा है। तो यही 3 पॉइंट आपने याद रखने। अब जिस भी तरह से याद कर लो, बट इसको याद कर लो क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, एरिया जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और कहां से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। मैंने डायग्रामेटिकली भी आपको समझा दिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर्स कैन नॉट बी एडिड अलजेब्रिकली, वेक्टर्स को हम अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। सिंपली जैसे मैं आपको बोलूं 10 रुपए है मेरे पास और फिर मेरे पास और 15 रुपए आ गए, आप सिंपली इसको ऐड करके मुझे बता दोगे मेरे पास 25 रुपए है, ठीक है, बता दोगे ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है अलजेब्रिक एडिशन। बट कह रहे हैं कि वेक्टर्स को हम अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट क्या है, ये हमेशा ट्रू रहती है, हमेशा गलत रहती है, नॉट ऑलवेज ट्रू या नन ऑफ द अबव, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑलवेज ट्रू। बेसिकली जो हमारे वेक्टर्स होते हैं ना, उनको हम अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते। वेक्टर्स को ऐड करने के डिफरेंट लॉज है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऑल्दो मुझे नहीं लगता वो एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूं। तो बेसिकली आपने ये याद रखना है, वेक्टर्स को अलजेब्रिकली ऐड नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8,
हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मोशन ऑफ बॉडी इन अ प्लेन। अगर एक बॉडी प्लेन में मूव कर रही है, ठीक है, ये एरोप्लेन नहीं है, प्लेन मोशन है। तीन तरह के मोशन होते हैं यार, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, जो हम फिजिक्स में कंसीडर करते हैं, ऑल्दो बहुत डायमेंशन है। तो बेसिकली कह रहे हैं कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मोशन ऑफ बॉडी इन अ प्लेन। प्लेन में मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने वेरिएबल चाहिए। देखो यार सिंपल है, अगर आप स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हो तो आपको एक ही एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है, तो एक ही वेरिएबल चाहिए। आपको सिर्फ पता है, देखो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, आपको पता चल गया कि 10 सेंटीमीटर दूर खड़ा है तो काम बन जाएगा, ठीक है, एक ही वेरिएबल से काम हो जाएगा। बट अगर आप सपोज करो एक आंट है, वो पहले फ्लोर पे चल रही थी, चींटी एक फ्लोर पे चलती, फिर वो ना क्या करने लगी, वॉल पे चढ़ना शुरू होगी, ठीक है। अब इसकी पोजीशन को बताने के तुम्हें दो वेरिएबल चाहिए, एक तो फ्लोर में क्या था और एक दूसरा वॉल में कितना डिस्टेंस है। तो यहाँ पर बेसिकली यही होता है प्लेन मोशन। तो जब भी 2 डायमेंशन इन्वॉल्व होती है तो दैट इज नॉट प्लेन मोशन। उसमें कितने वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, 2 वेरिएबल्स। अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हो तो एक ही वेरिएबल। और अगर सपोज करो एक काइट है, एक पतंग उड़ा रहा हूं मैं, वो पतंग जो है वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है और ये इस तरफ भी जा सकता है, ठीक है, तीनों डायमेंशन में मूव कर, उस केस में 3 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली 2 है, क्योंकि यहाँ पर मोशन प्लेन में हो रहा है, प्लेन मतलब 2 डायमेंशन में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया ना, एक आंट है वो पहले फ्लोर में चढ़ रही थी, फिर वॉल्स पे चढ़ना शुरू होगी। तो बेसिकली यहाँ पर 2 डायमेंशन इन्वॉल्व हो रही है, एक तो फ्लोर एक वॉल, ठीक है, फ्लोर और वॉल। तो बेसिकली 2 वेरिएबल यहाँ पर चाहिए इसको मोशन बताने के लिए। बट अगर 3 डायमेंशन में होता है तो 3 वेरिएबल। अगर स्ट्रेट लाइन में 1 डायमेंशन में मूव करे तो एक ही वेरिएबल उसका मोशन बता सकता है। 1 डायमेंशन में सिर्फ एक्स से ही पता चल जाता है, और प्लेन में एक्स और वाई 2 चाहिए होते हैं, और 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड तीनों चाहिए। तो ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है, सिंपली 1 डायमेंशन ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये चीजें आपने ऑलरेडी भी कवर करी हुई हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड इज कॉल्ड। देखो एक तो हो गया स्ट्रेट लाइन पे आपने मूव करना, तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। बट अगर आप एंगल पे मूव करें, फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, आपने क्या किया, आपने यहाँ से यहाँ पर मूव करा, ये इसका मान लेते हैं रेडियस था, ये रेडियस था, आपने यहाँ से यहाँ पर मूव किया, ये डिस्टेंस आपने मूव किया, ठीक है। अब ये जो आपने डिस्टेंस मूव किया, इसमें ये जो एंगल बनता है, ये जो आपने डिस्टेंस मूव किया, बेसिकली मैंने एक्चुअली ये डिस्टेंस मूव किया, बट ये जो एंगल बना रहा है दैट इज ये एंगल, इसको पूछा है इस एंगल को क्या बोलते हैं। ये जो एंगल थीटा है ना, इसको थीटा के साथ डिनोट कर, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। देखो ना ध्यान से सुनो, ये आपका सर्कल था, आप यहाँ पे कर्वीलिनियर मोशन की बात हो रही है, आप कर्व के अलोंग मूव कर रहे हो, तो ये मान लेते हैं इसका रेडियस था। आप पहले यहाँ पर खड़े थे ना पी पॉइंट पे, फिर आपने मूव करके यहाँ पर चले गए क्यू पॉइंट पे, यहाँ पर चले गए आप क्यू पॉइंट में। एक्चुअली आप पी से क्यू चले, बट वो पूछा कि एंगल में उसका डिस्टेंस कितना है। एंगल में ये बेसिकली जो एंगल बना रहा है वो पी टू क्यू, वो क्या है बेसिकली, उसको बोलते हैं हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस। देखो लीनियर तो हो ही नहीं सकता, लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन पे मूव करना, ठीक है, लीनियर होता है 1 लाइन पे मूव करना। एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी ध्यान से सुनो, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन आपका मोशन में ही आता है, 2 डायमेंशनल मोशन है ना सर्कुलर, ठीक है। तो बेसिकली पूछा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कि आप जो है कितना एंगल ट्रेस कर रहे हो, आप जो है अगर किसी कर्व में या किसी सर्कल में मूव कर रहे हो तो कितना एंगल आप ट्रेस कर रहे हो, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो मुझे एक चीज बताओ, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट होंगे? नहीं होंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एंगल के यूनिट नहीं होते हैं, एंगल के यूनिट नहीं होते हैं, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, लिख लो। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एंगल के यूनिट नहीं होते, एंगल के डायमेंशन नहीं होते, ठीक है। डायमेंशन पूछ रहे तो नहीं होते हैं, ठीक है, डायमेंशन पूछ रहे एंगल की नहीं होते, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको इंपॉर्टेंट एक और चीज एग्जाम में पूछी जा सकती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो पहले एक चीज होती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर आप एंगल पे मूव कर रहे हो, अगर आप सर्कल पे मूव कर रहे हो तो एक एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब थीटा अपॉन टी। अब मुझे बताओ थीटा का तो कोई यूनिट नहीं है, तो टाइम की यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो इसके यूनिट क्या बन जाएंगे? सेकंड इनवर्स। सेकंड डिनोमिनेटर में ना ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो सेकंड इनवर्स। तो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट सेकंड इनवर्स। अगर डायमेंशन पूछ ले एग्जाम में, देखो यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशन निकालना बताया था, तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? इसमें मास तो कोई नहीं है तो m0, लेंथ कोई नहीं है L0, टाइम कितना है? टाइम उल्टा है, टाइम का इनवर्स है तो t-1, ये इसकी क्या आ जाते हैं? यूनिट आ जाते हैं, ठीक है। देखो वेलोसिटी जो है ना, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें मीटर पर सेकंड इसके यूनिट होते हैं। बट एंगुलर वेलोसिटी के सिर्फ सेकंड इनवर्स है, क्योंकि वहां पर ऊपर मीटर नहीं है, लेंथ नहीं है, वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट नहीं होते, इसकी डायमेंशन होती है m0,
L1 t-1 वेलोसिटी की, बट एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है m0 L0 t-1। तो ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। अगर आपने डायमेंशन वाला लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये समझ नहीं आएगा, पहले उसको देख लो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आप सर्कुलर मोशन में हो बट यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होता है जब इक्वल रेट पे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनो, मैंने जाना है जोई टू जम्मू, 4 घंटे का अगर रास्ता है, अगर 150 किलोमीटर अगर डिस्टेंस है, अगर मैं चारों घंटे में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं तो वो मैं बोलूंगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, सॉरी, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल कर रहे हो, और वही चीज अगर सर्कल पे मूव करके हो रही है तो दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज, देखो यार, जब भी एक सर्कुलर मोशन की बात हो रही है उसमें एक फोर्स लगती है जो बॉडी को सेंटर की तरफ, मतलब ये ना सेंटर, सर्कल के सेंटर की तरफ लेके जाती है, उसको खींचती है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यही पूछा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पे लगती है, पैरेलल टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन मैं इसको सिंपल बना दूंगा। देखो मैंने आपको ये बताया सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगती है, ठीक है। अब पूछ रहा है ऑब्जेक्ट कहां पर मूव कर, देखो ऑब्जेक्ट जो है ना, सपोज करो ऑब्जेक्ट यहां पर है, यहां पर ऑब्जेक्ट मूव कर, अब मुझे ऑब्जेक्ट की अगर डायरेक्शन निकालनी होती है ना इस सर्कल के ऊपर, जब भी मुझे किसी भी सर्कल के ऊपर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन निकालनी हो ना, मैं क्या करता हूं, एक टेंजेंट बना देता हूं, ठीक है। ये टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल को या किसी भी चीज को एक पॉइंट पे टच करते हो, यहां पर टच करिए। अब देखो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, तो बेसिकली क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है और सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ लगे, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल था, ऑब्जेक्ट सर्कुलर घूम रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करती है, तो ये ऐसे आएगी। फॉर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट नीचे आना चाहता है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता चली, इसमें टेंजेंट मार दो, ये नीचे आ गया, तो इन दोनों के बीच में देखो कितना एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करना चाहता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ लगी है, तो दोनों में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ऑल्दो इतना डिफिकल्ट जाएगा नहीं, बट जाएगा भी तो भी हम कर लेंगे क्योंकि हमें कंसेप्ट जो है वो समझ है, हमने रट्टा नहीं लगाया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ऑल्दो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैं न्यूमेरिकल एक बार आपको करवा भी दूंगा, सिंपल। अ बॉल इज थ्रोन अप विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को आपने ऊपर फेंका विद एन इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड, आपने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया। अब कह रहा है जब आपने बॉल को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका एंड आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न्स, देखो यहां से आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और कुछ टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट जो हुआ वो नीचे आना शुरू हो गया, कुछ टाइम यहां पर पहुंचने का वो रिटर्न आना शुरू हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच, तो कितनी मैक्सिमम हाइट में वो पहुंचा वो हमें बताना है, ठीक है। देखो यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन। जब भी कोई बॉडी, इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेट करती है, मतलब एक्सेलरेशन करिए बट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करिए, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पर यूज कर सकते हैं। एक आ जाता है v इज टू यू प्लस ए टी, आपने पढ़ा होगा। दूसरा s इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और तीसरा आ जाता है v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2s। इन तीनों का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये v यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम है, बस इतना याद कर लो। s डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक बॉल है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, मतलब u यहाँ पर कितना है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड। आफ्टर सम टाइम इट रिटर्न्स, मतलब ये ऊपर पहुंचा और उसके बाद यहाँ पर पहुंचने के बाद रिटर्न आ गया। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच, मतलब ये जहां पर पहुंचा मैक्सिमम हाइट हमें इसकी बतानी है। तो देखो ध्यान से, ये ऊपर गया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर हमने इसकी हाइट बतानी। जब ये सबसे हाई पॉइंट में पहुंचा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, 0 होगी। उसके बाद ये नीचे आना शुरू हो गया ना, तो ऊपर जाने वाली वेलोसिटी इसकी 0 होगी, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या निकल गई, 0। दो चीजें हमें पता है यहाँ पर, ठीक है। हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितनी इसने पहुंची, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, हमें s कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें v भी पता है, हमें u भी पता है, और हमें एक्सेलरेशन भी पता है। उसने बोला एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी समझ आए दिक्कत मत करना, जब हम ग्रेविटेशन पढ़ूंगा मैं ये वापस करवा दूंगा। तो बेसिकली मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 as था, बट यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो मैं gs लिख सकता हूं। v कितना है आपका 0, तो 0 का स्क्वायर, माइनस u कितना है आपका 20, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद 2 आ गया, g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 दी हुई है, इसको नेगेटिव लोगे। अब मैं आपको बताता हूं नेगेटिव क्यों लिया। नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या होती है, एक ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है, बट यहां पर बॉडी ऊपर जा रही है,
उल्टी डायरेक्शन है तो इसलिए नेगेटिव लिया। जब मैं ग्रेविटी पढ़ाऊंगा, ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा, ये मैं क्लियर करवा दूंगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, यहाँ पर आ जाएगा -20s, 2 10 20, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 20 मीटर। तो बेसिकली इसका आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है इक्वेशंस ऑफ मोशन के। अगर आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है आपका, आप 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो। एक v = u + at, दूसरी v² - u² 2as, और तीसरा s = ut + ½ at²। ठीक है, इसमें से मैंने v² - u² 2as को यूज किया। एक्सेलरेशन मुझे दी हुई थी 10, ठीक है, और नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे एक्ट करते हैं, बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए नेगेटिव लिया। इनिशियल वेलोसिटी इसकी दी हुई थी 20, और ऑब्जेक्ट इसने पूछा कि मैक्सिमम हाइट, तो ऑब्जेक्ट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो जब वो मैक्सिमम पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि उसके बाद तो उसने नीचे गिरना है ना। ठीक है, तो इसलिए मैंने फाइनल वेलोसिटी क्या ले ली 0 ले। तो इस इक्वेशन में पुट करा, सॉल्व करा, हमारी डिस्प्लेसमेंट निकल गई। खुद भी ट्राई करना, आपने न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी भी पढ़े होंगे, ऑल्दो ये मुझे ग्रेविटेशन में पढ़ाना चाहिए था बट फिर भी हो गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आपने मुझे बताना है इस क्वेश्चन में इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है मुझे बताना है, और इसको आपने राउंड ऑफ करना है। जब आप राउंड ऑफ तो आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी करते रहे होंगे, मैथ्स में भी, तो राउंड ऑफ करके मुझे इसका आंसर बताना है। ये 2 क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने, आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा 11 12 का सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ दे के आना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करवा दूंगा। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने इससे पहले भी यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लो, और धीरे धीरे आप कंटिन्यूअसली आपको लेक्चर्स आते रहेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।